आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक चैप्टर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का आगाज़ करेंगे। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर और स्टडी में, तो उसे हम एक्वस सॉल्वेंट का नाम देते हैं। वाटर के अलावा जितने भी केमिकल्स एज अ सॉल्वेंट मीडियम हम यूज़ करते हैं, उन केमिकल्स को हम एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पर स्टडी करते हैं। तो इसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सबसे पहले आज हम एसिटिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिटिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ रिएक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला हम देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप OH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। एसिटिक एसिड आपके पास एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। एसिटिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने वही प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए जाननी ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ एन एसोसिएटेड सॉल्वेंट। ये एक एसोसिएटेड सॉल्वेंट है। एसोसिएटेड सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस रखते हैं, आपस में अट्रैक्शन रखते हैं, एसोसिएशन रखते हैं। इनको एसोसिएटेड सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये एसिटिक एसिड एक एसोसिएटेड सॉल्वेंट है। अच्छा, अगर ये एसोसिएटेड सॉल्वेंट है तो ये लिक्विफेक्शन स्टेट के अंदर यानी लिक्विड स्टेट के अंदर डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या मतलब डाइमर? यानी इसके अंदर दो मोनोमर्स एक साथ जुड़े होते हैं, दो बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, बॉन्ड्स के ज़रिए दो मोनोमर्स जुड़े होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, दो मोनोमर्स हैं और दोनों मोनोमर्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक्ड हैं विद ईच अदर। ठीक है, एक का जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, जबकि इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइमर। तो लिक्विड स्टेट के अंदर ये डाइमर की स्टेट में की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये है इसकी लिक्विड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूलर कंडीशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट। अच्छा, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी जाएँ, लाइक इसकी अगर लिक्विड रेंज देखी जाए वो 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, लार्ज रेंज है जो जिसकी हमें जो है वो अच्छी खासी ज़रूरत पड़ेगी आगे, इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी इसकी। ये एक नॉन आयनिक सॉल्वेंट है। नॉन आयनिक वो होते हैं जिनकी सेल्फ आयनाइजिंग एबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, सेल्फ आयनाइज यानी कि वो अपने ही आयंस में बहुत कम कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से इसकी डाइपोल मूवमेंट अगर देखी जाए, वो डाइपोल मूवमेंट इसकी 0 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 9.7 से भी कम है। तो ये नॉन आयनिक नेचर, डाइपोल मूवमेंट 0, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9.7 से भी कम है, ये प्रॉपर्टीज़ हमें इस बात की तरफ इशारा दे रही हैं कि एसिटिक एसिड जो है ये कोई अच्छा सॉल्वेंट नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करने के लिए, आयनिक कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करने के लिए ये कोई अच्छा सॉल्वेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। नेक्स्ट, अगर हम इसका ऑटो आयनाइजेशन और एसिड बेस रिएक्शन देखें, ऑटो आयनाइजेशन जैसा कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि खुद के आयंस में कन्वर्ट होना। ठीक है, आयनाइजेशन आयंस बनाना, ऑटो आयनाइजेशन मतलब खुद की आयंस में कन्वर्ट होना। तो एसिटिक एसिड अपने ही आयंस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, CH3COOH ये अपना H+ आयन इस मॉलिक्यूल को डोनेट कर देगा और ये बन जाएगा CH3COOH ट्वाइस H2+ आयन, और जब ये H+ आयन डोनेट कर देगा तो ये बन जाएगा एसीटेट आयन CH3COO-। ठीक है,
अच्छा, अब हम किसी भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर जब कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं तो वो सब्सटेंस अगर उस सॉल्वेंट के अंदर जाकर आपका जो सॉल्वेटेड प्रोटॉन है वो देगा तो वो कहलाएगा एसिड सब्सटेंस। एसिड सब्सटेंस वो होता है जो सॉल्वेटेड प्रोटॉन देता है। उस सॉल्वेंट का जो सॉल्वेटेड प्रोटॉन है अगर वो दे दे वो सब्सटेंस तो उसे हम एसिड सब्सटेंस कहेंगे। और अगर सब्सटेंस आपका एनायनिक यानी कि सॉल्वेटेड एनाइन देगा तो उसे हम कहेंगे बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, ये आप डिफरेंशिएट रखेंगे इनको एसिड और बेसिक सब्सटेंस के अंदर। अच्छा, फिर अगर इसका एसिड बेस रिएक्शन देखा जाए एसिटिक एसिड, तो इसमें हम जैसा कि ये आपके पास एग्जांपल है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी एसिटिक एसिड, ये एक्ट करता है एज अ बेस। ठीक है, और HCl एज अ एसिड एक्ट करता है। ठीक है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन से ये बनता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्ट। ठीक है, यहाँ से सोडियम जो है इस क्लोराइड के साथ मिलकर NaCl बना रहा है। ठीक है, और ये H+ आयन इसके साथ कंबाइंड होकर CH3COOH बनाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास एज अ एसिड एक्ट कर रहा है और ये सॉल्वेंट और ये आपका सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये है इसका एसिड बेस रिएक्शन एसिटिक एसिड का। ओके, नेक्स्ट वीक बेसिस लाइक एसिटामाइड और एसिटानलाइड, इन दोनों बेसिस लाइक जैसे हमारे पास वीक बेसिस होती हैं, उन वीक बेसिस की टाइट्रेशन एक्वस मीडियम के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्वस मीडियम के अंदर हम इन वीक बेसिस को टाइट्रेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं एसिडिक मीडियम। एसिटिक एसिड हमें इन वीक बेसिस की टाइट्रेशन के लिए वो मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को एज अ मीडियम यूज़ करते हुए हम एसिटिक एसिटामाइड और एसिटानलाइड यानी वीक बेसिस के टाइट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इनके रिएक्शंस अगर देखे जाएं एसिटिक एसिड के, तो फर्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन आप जानते हैं कि जो भी सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता तो वो सॉलिड फॉर्म में वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और उसकी रीज़न क्या होती है सॉलिड सब्सटेंस में एग्जिस्ट करने की, कि उस सब्सटेंस की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, और सॉल्वेशन एनर्जी उसकी कम है जिसकी वजह से वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने आ जाती हैं एसिटिक एसिड में, जैसे सिल्वर नाइट्रेट को अगर कैल्शियम क्लोराइड के अंदर ऐड किया जाए, एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ से ये AgCl, ठीक है, और CaNO3 ट्वाइस बनेगा। तो यहाँ पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट ये तीनों सॉल्यूबल हैं एसिटिक एसिड के अंदर, लेकिन सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूबल नहीं है, इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये PPT बना देगा, ये डिज़ोल्व नहीं है। क्यों डिज़ोल्व नहीं है? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है और सॉल्वेशन एनर्जी इसकी कम है। बिल्कुल इसी तरह से लेड क्लोराइड, ये भी इसकी भी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, सॉल्वेशन एनर्जी कम है, जिसकी वजह से ये भी डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, और आपके पास जो कैडमियम सल्फाइड है वो भी इसी तरह से। ठीक है, PPT उसके भी बनते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। सॉल्वोलाइसिस, यहाँ वर्ड लाइसिस का मतलब है बॉन्ड का टूटना। ठीक है, टूटना, लाइसिस मतलब टूटना। सॉल्वोलाइसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का टूटना, ठीक है, उनकी वजह से रिएक्शन होना। अब यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड के जो आयंस बनेंगे वो जब सोल्यूट के आयंस के साथ कंबाइंड होंगे तो उस प्रोडक्ट को नाम दिया जाएगा, इस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल आपके सामने ये SO2Cl2 + 4Ca3COOH SO2CH3COOH में कन्वर्ट होता है। कैसे? अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के उन्होंने अपना H+ आयन डोनेट कर दिया। ठीक है, और वो क्या बन गए? एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव आयन। ये कितने? दो। तो जहाँ वो उन्होंने H+ आयन डोनेट किया है वो किसको डोनेट किया है? अपने ही